बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसका नाम है द कोरस इन एडिपस रेक्स। इसका मुख्तसरन तारुफ मैं अपने लास्ट लेक्चर में क्लासरूम के अंदर करवा चुका हूँ, तो आज इसको थोड़ा डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आपको जो अंडरलाइंड लाइंस नज़र आ रही हैं वो सिर्फ ऐसी लाइंस हैं जिनको हमने पढ़ना है, और जिनको अंडरलाइन नहीं किया गया उनको आप स्किप कर दें। सो पहली लाइन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कर्सर आप देख रहे हैं जहाँ पे लेक्सिकली द वर्ड कोरस मीन्स ए कंपनी ऑफ डांसर्स और सिंगर्स। यानी लोवी एतबार से कोरस का मतलब है कि डांसर्स या सिंगर्स का एक ग्रुप। इन द ट्रेजेडीज ऑफ द एनिशिएंट ग्रीक, यानी कदीम जो यूनान था, उसके अंदर जो लिखी जाने वाली ट्रेजेडीज थी, उन ट्रेजेडीज में द कोरस इज अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। कोरस एक करेक्टर्स का ग्रुप हुआ करता था, who represent ordinary people in their attitudes to the action which they witness as bystanders। और ये ग्रुप स्टेज के ऊपर जो एक आम लोगों के रवैये को रिप्रेजेंट करता था। यानी इन कोरस के अंदर जो लोग थे वो एरिस्टोक्रेटिक को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, एरिस्टोक्रेटिक पीपल को, एरिस्टोक्रेसीज को नहीं रिप्रेजेंट करते थे, बल्कि कॉमन लोग, ले मैन ऑफ सोसाइटी, उसको ये रिप्रेजेंट किया करते थे, जो कि कोरस के अंदर लोग शामिल हुआ करते थे। और ये ड्रामा स्टेज के ऊपर जिस ड्रामा को परफॉर्म होता हुआ देखते थे, उस ड्रामा के बारे में जो ये रिएक्शन देते थे, ये जो कोरस के लोग थे, कोरस के जो मेंबर्स थे, ये एक बिल्कुल लोग आम बंदे के रिएक्शन के मुताबिक हुआ करता था कि एक आम बंदा किस तरह उस ड्रामा को जो परफॉर्म हो रहा है उसको कैसे देखता है, उसको उसको व्यू कैसे करते हैं। तो एक जो कोरस है इसका रिएक्शन एक आम बंदे का रिएक्शन हुआ करता था स्टेज के ऊपर परफॉर्म किए जाने वाले ड्रामा के बारे में। राइट। अब इसके बाद निचले पैराग्राफ की दूसरी लाइन यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Aristotle in his poetics traces the origin of tragedy in choric songs and hymns। hymns का मतलब क्या है कि वैसे हमदिया कलाम हम कहते हैं, तारीफी कलाम, तो जो किसी देवता या देवी के तारीफ में जो नज़म या जो कलाम पढ़ा जाए या गाया जाए उसको हेम्स कहा जाता है। तो अरिस्टोटल की किताब है जो उसने अपनी किताब लिखी जिसका नाम पोइटिक्स है। इस पोइटिक्स के अंदर वो ये कहता है कि जो ट्रेजेडी है इसका आगाज, ओरिजिन का मतलब है आगाज, इसका आगाज हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ नजर आता है। वो कहता है कि ग्रीक ट्रेजेडी, कदीम ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर जो कोरस की तरफ से गाए जाने वाले सॉन्ग्स हैं या हेम्स हैं, ठीक है, जो कि वो मुख्तलिफ देवताओं की तारीफ में गाते थे, और ख़ास तौर पे उनका एक देवता था जिसका नाम डायोनेसिस था, उसकी तारीफ में जो ये कलाम या जो कुछ भी शायरी वो पढ़ते थे या गाते थे। अरिस्टोटल कहता है वहाँ से हमें ट्रेजेडी की इब्तदा नजर आती है। तो ट्रेजेडी का मतलब क्या है कि लिखा गया ड्रामा, ट्रेजेडी, क्योंकि ड्रामा को ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है लिटरेचर के अंदर। राइट। अब इसके बाद देखें, इसके बाद ये नीचे वाली लाइन छोड़ के जहाँ पे आपको अंडरलाइन लाइन नजर आ रही है सोफोक्लीज से, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इन सोफोक्लीज एंड यूरिपिडेस द कोरस सीम्स टू हैव बीन एक्सप्लॉइटेड डिफरेंटली। सोफोक्लीज के जो लिखी हुई ट्रेजेडीज के अंदर वो कहता है कि जो कोरस का रोल है वो हमें मुख्तलिफ नजर आता है, बट इट इज स्टिल देयर। लेकिन है वहां पे भी ये मौजूद, यानी सोफोक्लीज के
जो लिखी गई ट्रेजेडीज हैं उनके अंदर भी कोरस मौजूद जरूर है, अगरचे उसके रोल वहाँ पे क्लासिकल ट्रेजेडी की निस्बत इसके सोफोक्लिस के ड्रामा में कोरस का रोल डिफरेंट है। अच्छा जी, ओके, यानी ये लाइन जरा दोबारा देखें, बट इट इज स्टिल देयर ऑल द टाइम फॉर द स्पेक्टेटर्स टू सी, यानी स्पेक्टेटर्स कहते हैं तमाशाइयों को, यानी जो तमाशाई हॉल में बैठकर, थिएटर हॉल में बैठकर स्टेज पे परफॉर्म होते हुए ड्रामा को देख रहे होते थे, उनको सोफोक्लिस की ट्रेजेडीज के अंदर भी कोरस जो है वो जरूर नजर आता था। और वहाँ पे कोरस का जो रोल है वो राइटर जिस तरह प्लान करता था, ड्रामा को लिखने वाला जिस तरह प्लान करता था, उसके अकॉर्डिंगली कोरस का रोल वहाँ पे मौजूद होता था। प्ले राइट जो लिखा हुआ है, प्ले राइट का मतलब है ड्रामा निगार, ड्रामा लिखने वाला। उसके बाद वो रोमन की ट्रेजेडीज में कोरस का रोल बता रहे हैं कि इन रोमन ट्रेजेडीज द कोरस ओनली डिलीवर्ड स्पीचेस इन बिटवीन द एक्ट्स। रोम के ट्रेजेडीज के अंदर जो कोरस थे, कोरस क्या काम करता था रोम के अंदर लिखी गई ट्रेजेडीज में, वो ओनली डिलीवर्ड स्पीचेस इन बिटवीन द एक्ट्स। उसका काम था कि ड्रामा के मुख्तलिफ एक्ट्स के दरमियान वो बोलते थे, वो कमेंट करते थे, स्पीच करते थे, कमेंट्री करते थे कोरस के लोग या कोरस का लीडर, ताकि ड्रामा के मुख्तलिफ जो वाकयात हैं उनको लिंक कर सके अपने देखने वालों के लिए और उनको एक्सप्लेन कर सके। अब वो शेक्सपियर में, शेक्सपियर के बारे में उनके ड्रामास में बता रहे हैं रोल क्या था कोरस का। इन शेक्सपियर इन सम केसेस द कोरस अपीयर्स एज एन एक्टर डिलीवरिंग द प्रोलॉग एंड द एपिलॉग। शेक्सपियर के लिखी हुई ट्रेजेडीज में अगर हम कोरस देखें तो वहाँ पे हमें कोरस नजर आता है कि वो ड्रामा के शुरू होने से पहले जो बैकग्राउंड है, जो पस मंजर है, जो ड्रामा का इब्तदाई हिस्सा है, जो प्रोलॉग है, उसको एक्सप्लेन करता था जो कोरस का या कोरस का जो लीडर था जो स्टेज पे आके वो पहले उस ड्रामा को, उसके बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करता था। ये रोल था शेक्सपियर के ड्रामास के अंदर कोरस का, राइट। ये एपिलॉग तक हमने इसको किया, अब इसके बाद में आगे चल रहा हूँ। अब ये जो पेज आपके सामने है, इसके दूसरे पैराग्राफ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे वो डीपस के अंदर, डीपस रेक्स के अंदर जो कोरस है उसका क्या रोल है वो ये बता रहे हैं। इन डीपस रेक्स एज इन अदर ग्रीक प्लेस द कोरस सीम्स निट इन द वेरी स्ट्रक्चर। यानी डीपस रेक्स के अंदर, जैसा कि दूसरी भी जो ग्रीक ट्रेजेडीज है उनके अंदर भी ऐसा ही हमें नजर आता है कि कोरस का सिर्फ एक या दो अलग रोल नहीं, बल्कि ड्रामा की बुनियादी साख के अंदर इसका रोल समाया हुआ है। यानी आप यूँ कह लें कि डीप स्पेक्स के अंदर हमें ये लगता है कि कोरस का रोल उसकी बुनियाद, इस ड्रामा की बुनियाद में शामिल है, इसके स्ट्रक्चर में शामिल है। The tragedy begins with the pronouncement of the chorus after the prologue. यानी अगर हम देखें इब्तदा इस ड्रामा की तो ये शुरू कहता होती है, the tragedy begins with the pronouncements of the chorus after the prologue. prologue के बाद ये कोरस स्टेज पे आता है और ये प्रोनाउंस करता है, ठीक है, एक एक सिचुएशन को, एक एक सूरत हाल को वो बोल के बताता है कि अब आगे क्या होने वाला है। उसके बाद फिर बाकायदा कहानी शुरू होती है। द कोरस लाइक द ओपनिंग सीन ऑफ हेमलेट creates an atmosphere of the play and certain expectations mingled with an element of suspense. The chorus, like the opening sense of scene of Hamlet, यहाँ पे उसने कंपैरिजन किया है शेक्सपियर का लिखा हुआ एक दूसरा ड्रामा है जिसका नाम हेमलेट है, उस हेमलेट ड्रामा के साथ उसने यहाँ पे कंपेयर किया है। वो कहता है कि शेक्सपियर के लिखे हुए ड्रामा हेमलेट के अंदर
क्योंकि हेमलेट के अंदर स्टार्ट में क्या होता है, कोरस का रोल क्या है कि वहां पे भी कोरस यही करता है कि आके कोरस का लीडर जो है स्टेज के ऊपर वो ड्रामा के अंदर जो एटमॉस्फेयर है, ड्रामा का जो माहौल है, यानी ड्रामा के अंदर होने क्या जा रहा है उसको एक्सप्लेन करता है। तो यही चीज बिल्कुल हमें डीप स्पेक्स के अंदर भी कोरस की तरफ से नजर आती है। एंड सर्टेन एक्सपेक्टेशंस मिंगल्ड विद एन एलिमेंट ऑफ सस्पेंस, और कोरस मुख्तलिफ किस्म की तवक्कुआत के आगे शायद ऐसा हो, स्टोरी के अंदर ऐसा हो, राइट। ये है एक्सपेक्टेशंस के, वो तवक्को क्या कर रहे हैं उसको कोरस का लीडर एक्सप्लेन करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। और उसके साथ साथ एक सस्पेंस, तजस्सुस का एलिमेंट वो पैदा करता है ऑडियंस के अंदर, कोरस का जो लीडर है। तो ये डीप स्पेक्स के हवाले से वो बता रहा है कोरस का इस ड्रामा के अंदर जो है वो रोल क्या है। स्टूडेंट्स उसके बाद सारी लाइन छोड़ के अगला पैराग्राफ जो है, इसकी पहली लाइन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इन ग्रीक ट्रेजेडीज द कोरस प्लेइंग द रोल ऑफ एन एक्टर, यानी वो कहते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडीज जो यूनान के अंदर लिखी गई जितनी भी ट्रेजेडीज हैं उनके अंदर जो कोरस होता था वो एक एक्टर का रोल अदा करता था, यानी बाकायदा ड्रामा के मेन एक्शन का हिस्सा बन जाता था कोरस ग्रीक ट्रेजेडीज के अंदर, एक्टर का रोल एक अदा करता था। On certain occasions is found talking with the main character, और ड्रामा के अंदर बहुत सारे ऐसे occasions ऐसे मौके आते थे कि जहाँ पर हमें कोरस जो ड्रामा का मेन कैरेक्टर है उसके साथ बकायदा डायलॉग एक्सचेंज करता था, उसके साथ बात करता हुआ हमें नजर आता था। The chorus even advises the characters and gives them clues regarding the appropriateness of their actions and utterances. Appropriateness का मतलब मुनासिब, यानी कोरस यहाँ तक ड्रामा के अंदर शामिल होता था कि वो ड्रामा के अंदर जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं उनको एडवाइस भी करता था, उनको मशवरा भी देता था कि वो जो आगे स्टोरी के अंदर वो जो काम करने वाला है, मेन कैरेक्टर को कोरस ये कहता था कि आगे जो तुम करने वाले हो क्या वो मुनासिब रहेगा तुम्हारे लिए या नहीं मुनासिब रहेगा। अटरेंसेस का मतलब है बोलना, जो बात करने वाले हो तुम या जो आगे एक्ट करने वाले हो, क्या ये तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगा या नहीं, इस बारे में काउंसलिंग करता हुआ हमें नजर आता है जो कोरस है ग्रीक ट्रेजेडीज के अंदर। उसके बाद मैंने नीचे ये एक दो और तीसरी लाइन फुल स्टॉप के बाद ये अंडरलाइन आपको नजर आ रही है। एट अदर्स इट वुड सीम्स एज इफ द कोरस vices the viewpoints of the dramatist। कुछ ऐसे दूसरे ड्रामा से ग्रीक के जिनके अंदर कोरस का रोल हमें ऐसे महसूस होता है जैसा कि वो ड्रामा लिखने वाले का जो नुक्ता नजर है, जो व्यू पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको एक्सप्लेन कर रहा हो ऑडियंस के सामने। पर्टिकुलरली व्हेन वी take into account its thought-provoking comments on events and characters। खास तौर पे जब हम ये देखते हैं कि कोरस ड्रामा के मुख्तलिफ वाक़यात और मुख्तलिफ किरदार के ऊपर थॉट प्रोवोकिंग कमेंट्स दे रहे हैं, यानी सोच, एक फिक्र पैदा करने वाला तबसरा कर रहा है। एंड आल्सो इट्स कंट्रीब्यूशन टू क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर, और इसके अलावा कोरस का जो किरदार है ड्रामा के अंदर खास किस्म का माहौल पैदा करने में जो इसका रोल है। जब इन दो चीज़ों को हम देखते हैं तो इन दो चीज़ों को देखने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि कोरस का रोल इन ट्रेजेडीज के अंदर इतना अहम है, गोया कि वो कोरस का लीडर इस जो राइटर है ड्रामा का, उसका जो स्टैंड पॉइंट है, जो नुक्ता नजर है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि किस कदर अहम रोल है कोरस का हुआ करता था ट्रेजेडीज के अंदर। उसके बाद इसी से नीचे पैराग्राफ है, इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। डीपस रेक्स के अंदर जो रोल है कोरस का, और उसमें जो पैराडॉक्स सॉन्ग है, यानी एंट्रेंस सॉन्ग,
वो उसके हवाले से इस पैराग्राफ में बात कर रहे हैं। द रोल, ये कर्सर आप देखें, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। द रोल प्लेड बाय कोरस इन डीपेस्ट फैक्ट्स इज नो लेस प्रोमिनेंट। तो कहते हैं इसी तरह सिर्फ अगर स्पेसिफिकली हम डीपेस्ट फैक्ट्स की बात करें तो इस ट्रेजेडी के अंदर भी कोरस का रोल कोई कम अहम नहीं है। The paradox or the entrance song delivered by the chorus certainly creates an atmosphere of horror resulting from the plague that has stricken the people of Thebes. तो कहते हैं इस ड्रामा के अंदर भी अगर हम देखें तो पैराडॉक्स या एंट्रेंस सॉन्ग, ये मैंने क्लासरूम में एक्सप्लेन किया था अगर आपको याद हो, कि स्टेज के ऊपर दाखिल होते हुए जो सॉन्ग गा रहा है कोरस, वो सॉन्ग कैसा सॉन्ग है डीप स्पेक्स के अंदर, कि ये सॉन्ग एक खौफ का माहौल पैदा करने में मदद दे रहा है। कैसा खौफ? वो खौफ जो कि थेबस सिटी के मुसीबत ज़दा लोग, स्ट्रिकन पीपल, यानी प्लेग स्ट्रिकन पीपल, यानी जो थेबस सिटी के मुसीबत ज़दा लोग, वबा के शिकार लोग हैं, उस वबा की वजह से जिस तरह वो खौफ की हालत में है, तो उस खौफ के एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में मदद दे रहा है इस ड्रामा के अंदर जो कोरस है अपने पैराडॉक्स के अंदर। The misery of the people of Thebes has been very graphically and poignantly depicted. यहाँ पे कोरस ने अपने एंट्रेंस सॉन्ग या अपने पैराडॉक्स के जरिए से जो लोगों की तकलीफ और लोगों की मुसीबत है उसको बड़ी वजाहत के साथ, ग्राफिकली बड़ी वजाहत के साथ, और पोइग्नेंटली डिपिक्टेड, बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी दरखास्त गुजारी जैसे लोग कर रहे थे उस अंदाज को पेश किया है और लोगों की उस तकलीफ को कोरस ने अपने इस पैराडॉक्स के अंदर पेश किया है। ओके जी, द गॉड्स डू नॉट सीम टू रिस्पॉन्ड टू देयर सप्लिकेंट्स। अब माहौल क्या है जो कि अपने सॉन्ग के अंदर, पैराडॉक्स के अंदर बता रहा है कोरस यहाँ पे, कि जो देवता हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो दुआ कबूल नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। किसको? टू देयर सप्लिएंट्स, दुआ करने वाले जो लोग हैं, जो पुकारने वाले लोग हैं, उनकी पुकार का जवाब नहीं दे रहे। The chorus seems to lend a helping voice to entreaties. Entreaties का मतलब है अर्जी, दरख्वास्त। अब यहाँ पे भी देखिए कोरस का रोल हमें नजर आता है कि कोरस जो है वो अपने सॉन्ग्स के जरिए इन लोगों की जो इल्तिजा है देवताओं के सामने, या इन लोगों की जो दरखास्त है दीपस के महल के दरवाजे के सामने, उस इल्तिजा और उसके उसकी जो रिक्वेस्ट है लोगों की, उनमें मददगार साबित हो रहा है। यानी उनके उस रिक्वेस्ट को वो पेश करने में लोगों की मदद कर रहा है। कौन? कोरस का सॉन्ग। तो ये देखें कोरस का रोल कितना अहम है, यानी बुनियादी जो ड्रामा की फाउंडेशन, जो बेसिस है, उनके अंदर कोरस का रोल हमें जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ओके, अब इसके बाद जो अगली लाइन है वो मैंने छोड़ी है, और अगला जो पेज आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पेज नंबर 42, इसकी लाइन नंबर 3 के सेंटेंस से मैं शुरू कर रहा हूँ। द रोल ऑफ द कोरस इन पैसिफाइंग डीपस एंड क्रियॉन इज पर्टिकुलरली रिमार्केबल। यानी इस स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि एक वो स्टेज आती है कि जब डीपस और क्रियॉन आपस में झगड़ रहे होते हैं, यानी डीपस इल्जाम लगा रहा होता है उस ब्लाइंड सीयर पर और क्रियॉन पर कि इन दोनों ने आपस में कॉन्स्पिरेसी की है, साजिश की है, और डीपस को वो मुजरम करार देकर असल में वो ये चाहते हैं कि डीपस यहाँ से निकल जाए, इसको जलावतन कर दिया जाए और तख्त पे क्रियॉन आसानी से कब्जा कर सके और ब्लाइंड सीयर जो है वो भी उसके साथ मिलकर हुकूमत के मजे ले सके। तो ये वो इल्ज़ाम लगाया था, उसकी तरफ इशारा है यहाँ पे। यहाँ पे भी कोरस का रोल हमें बड़ा अहम नजर आता है कि जब क्रियॉन और डीपस आपस में झगड़ा कर रहे थे तो उनको पैसिफाई करने में, उनको उनके गुस्से को पैसिफाई करना, ठंडा करना, उनके गुस्से को ठंडा करने में जो कोरस का रोल है वो यहाँ पे भी बड़ा अहम है, रिमार्केबल है।
इट इज द रोल ऑफ ए मॉडरेटर, यानी यहाँ पे हमें ये नजर आता है कि जो कोरस का रोल है वो दो झगड़ने वालों के दरमियान सुलह करवाने वाले का रोल हमें यहाँ पे नजर आता है। राइट, अब इसके बाद मैंने ये सारा पैराग्राफ छोड़ के अगला पैराग्राफ ये जहाँ पे आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। इन डीप स्ट्रेक्स, इसके यानी मजीद वो डीप स्ट्रेक्स में कोरस का रोल जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। कहता है इन डीप स्ट्रेक्स द कोरस सीम्स टू हैव अ लॉट टू डू विद द मेन एक्शन। डीप स्ट्रेक्स के अंदर जो मेन एक्शन यानी मेन स्टोरी है ड्रामा की, उसके साथ भी हमें ये देखने में आता है कि कोरस का बड़ा अहम रोल मेन एक्शन में भी है। इट इज कोरस whom deep questions as to who the killer of Lace was। यानी आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कितना अहम रोल है यहाँ पे भी कोरस का, कि डीपस रेक्स कोरस से पूछता है ट्रॉमा के दौरान, कोरस के लीडर से पूछता है कि वो बादशाह जो मकतूल था उसका कातिल कौन है। तो इट आल्सो advises the king to send for Tiresias, though the king replies that he has done so already। मजीद ये कि कोरस का लीडर यहाँ डीप उसको ये मशवरा देता है कि आप ऐसे करो कि आप टिरेशियस को बुलाओ, वो जो ब्लाइंड सीयर है, जो तर्जुमान है गॉड ऑफ अपोलो का, उसको बुलाओ। ये भी मशवरा कोरस ही उसे देता है। अगर तो उसके उसके जवाब में जो डीपस रेक्स है वो कोरस को कहता है कि वो पहले ही उसको बुलाने के लिए क्रियान को भेज चुका है। ओके, क्रियान नीड्स द टेस्टिमनी ऑफ द कोरस हैविंग हियर दैट ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ ट्रेनिंग। फिर जब इस पे गद्दारी का इल्जाम लगता है, यानी वो ये समझता है कि क्रियान उसको गद्दार और गद्दार कह रहे हैं, क्रियान को जब ये डीपस कहता है कि तुम गद्दार हो, तो क्रियान भी हैरान होकर कोरस की तरफ देखता है और कोरस से कहता है कि क्या तुमने ये सुना कि बादशाह मुझे गद्दार कह रहा है। यानी इस चीज से भी कोरस की रोल की अहमियत का अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे क्रियान भी कोरस को ये गवाह बना रहा है कि देखो क्या वाकई बादशाह ट्रेजन का इल्जाम, ट्रेजन गद्दारी को कहती है, और एक्यूज ऑफ का मतलब है इल्जाम लगाना, कि इल्जाम लग रहा है मुझ पे गद्दारी का। द रिएक्शन ऑफ द कोरस ऑन दिस ओकेजन इज बैलेंस्ड एंड मॉडरेटिंग। अब इस मौके पे भी आगे जो जवाब कोरस उसे देता है, कोरस का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल एक मुतवाजन किस्म का रिएक्शन है, यानी ना ही वो हाँ कहता है या ना कहता है, यानी उसका के दोनों के दरमियान इत्तेदाल को कायम रखे, मॉडरेट करे। द रोल ऑफ द कोरस दो एन इनडायरेक्ट वन। अगरचे इस ड्रामा के अंदर जो कोरस का कैरेक्टर है वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है। व्हेन इट परसुएड्स योकास्टा टू रिकंसाइल, जब कोरस जो कास्टा जो कि मलका है, जो कास्टा उसको भी कहता है कि तुम रिकंसाइल कर लो डीपस और क्रियान इज पर्टिकुलरली रिमार्केबल। यानी तीन बंदे जो वो इसका नाम क्या है, डीपस और क्रियान, इनके दरमियान जो कास्टा को कोरस इस बात पे उकसाता है, तरगीब दिलाता है कि जो कास्टा तुम जाओ और डीपस और क्रियान के दरमियान सुलह करवाओ। तो यहाँ पे भी जो कोरस का रोल है ये काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। ओके, it is the chorus again that expresses its veiled apprehension। फिर हम देखते हैं कि कोरस अपना एक दबा हुआ खदशा, वेल्ड का मतलब है जो वाजे ना हो, छुपा हुआ खदशा जाहिर करता है। when Jocasta rushes into the places having known the truth, किस वक्त कि जब जोकास्टा को पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है, डीपस रेक्स उसका बेटा है, तो वो इस सच्चाई को जानने के बाद महल के अंदर, कमरे के अंदर भाग के जाती है। तो उस वक्त कोरस अपना खदशा जाहिर करता है कि कहीं ये जाके खुदकुशी न कर ले। द कोरस कमेंट्स ऑन द प्रिवेलिंग मूड एंड प्रिपेयर्स द स्पेक्टेटर्स फॉर द इमिनेंट डिजास्टर। यहाँ पे कोरस का रोल क्या हमें नजर आ रहा है कि कोरस जो
प्रिवेलिंग मोड या मूड यानी जो कि उस वक्त ड्रामा का मूड है, प्रिवेलिंग का मतलब छाया हुआ, जो वहाँ पे सिचुएशन पे जो ड्रामा का मूड नजर आ रहा है उसको उस पर कमेंट करता है कोरस, और स्पेक्टेटर्स को इस बात पे के लिए तैयार करता है, स्पेक्टेटर्स को, तमाशाइयों को, कि जिस जिस तबाही की अब होने के जिस तबाही के होने का खदशा है, राइट, उस खदशे के लिए स्पेक्टेटर्स को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा है अपनी गुफ्तगू के जरिए, अपने कमेंट्स के जरिए, ये जो कोरस है. So Oedipus questions the chorus if it knows the identity of the fable shepherd who handed over a child to a Corinthian messenger. फिर Oedipus देखें दोबारा इसका अहम रोल है कि Oedipus कोरस से आगे पूछता है कि क्या सेबल शहर का वो भेड़ बकरियां चराने वाला गुडरिया, शेपर्ड गुडरिया, जिसने कोरेंट से आने वाले बादशाह के मैसेंजर को वो छोटा बच्चा दिया था, क्या उसकी शनाख्त का तुम्हें पता है? ये क्वेश्चन ओडिपस ने कोरस से किया. यानी इन सारी एग्जांपल्स का मकसद ये है कि द राइटर वांट्स टू शो that how important role has been throughout the main action in Oedipus Rex. So the chorus shrewd. Okay, अब इसको नीचे वाले पैराग्राफ पे हम ले आते हैं. नीचे वाले पैराग्राफ में मैं शुरू कर रहा हूँ. It expresses sympathy with Oedipus when the blinded king enters the stage. अच्छा, It expresses sympathy with Oedipus, यानी ये जो कोरस है ये उस वक्त भी Oedipus के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करता है कि जब Oedipus सच सामने आने के बाद अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है, अपनी आंखें खुद फोड़ लेता है, और उस वक्त अपने आप को ब्लाइंड करने के बाद जब दोबारा वो ब्लाइंडेड हालत में Oedipus स्टेज के ऊपर आता है, तो उस वक्त जो कोरस है वो उसके साथ हमदर्दी का इजहार करता है. So it has limited the terrible form of that has occurred in the position of Oedipus. इससे पहले earlier यानी इससे पहले शुरू में हम देखते हैं कि बादशाह का जो खौफनाक जवाल, टेरिबल फॉल जो हुआ है, इसके ऊपर भी लेमेंट करना, अफसोस करना, मातम करना, उस पर भी, इस जवाल पे भी जो कोरस है वो अफसोस करता हुआ नजर आता है. So in the final song, it seems to underline the moral of the play by emphasizing that human happiness is extremely transitory and precarious. फिर वो कहते हैं आखिर के ऊपर, ट्रेजेडी के आखिर में जो फाइनल सॉन्ग है इसका कोरस का, वो फाइनल सॉन्ग, उसके अंदर कोरस क्या कह रहा है? उसके अंदर कोरस एक मॉरल लेसन जो इस ट्रेजेडी से निकलता है उसको एम्फसिस कर रहा है. और वो मॉरल लेसन क्या है कि इंसान की खुशियाँ इंतहाई आर्जी है इस दुनिया के अंदर और बहुत जल्द खत्म हो जाने वाली है. तो इन सारी एग्जांपल से वी हैव कम टू नो दैट the role of chorus is really very very important and necessary. ओके जी, अब हमारे पास पेज नंबर 43 है आपके सामने, और इसकी लाइन नंबर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. The contribution of the chorus to the impact of tragedy on the audience is also great. यानी ट्रेजेडी का जो असर देखने वालों के जहन पे हो रहा है, उस असर को पैदा करने में भी जो रोल है कोरस का वो बड़ा अहम है. इसके बाद मैं इससे नीचे वाले पैराग्राफ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे ये कर्सर आपको नजर आ रहा है. कोरस लेंड्स कंटिन्यूटी टू द मेन प्लॉट. कोरस का ये बड़ा अहम रोल है कि वो अपनी कमेंट्री के जरिए, अपने रिमार्क्स के जरिए जो मेन प्लॉट है इस ट्रेजेडी का, उसके तसलसल को कायम रखता है, उसमें गैप नहीं आने देता. जस्ट एज इन द मॉडर्न प्लेस वी हैव मेलोडी. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के आजकल जदीद ज़माने के अंदर हम मेलोडी यानी एक म्यूजिक देखते हैं. द कोरस, its songs and dances satisfied this psychological need of the viewers. तो उस जमाने में जो कोरस था वो
इस म्यूजिक के जरूरत को अपने डांस के जरिए, अपने सॉन्ग्स के जरिए पूरा करता था। और देखने वालों की जो एक साइकोलॉजिकल नीड, एक नफ्सियाती जरूरत थी कि होती थी ये बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह, ताकि ड्रामा का जो इम्पैक्ट है उसका उसको एनहांस और मजबूत किया जाए, एनहांस किया जाए। तो ड्रामा के उस इम्पैक्ट को ऑडियंस के जहन पे मजबूत करने के लिए आजकल जो म्यूजिक का सहारा लिया जाता है, उस जमाने में इस चीज जरूरत को कोरस के सॉन्ग और डांस जो है वो पूरा करते हैं। ओके, इसके बाद नीचे लास्ट पैराग्राफ है जी, इस पे आ जाए। टू सम अप वी कैन से, ये कर्सर आप मेरा देख रहे हैं जहां जहां पे चल रहे साथ। टू सम अप वी कैन से, बात को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं that the chorus has its significance not only with structural necessity, के जो कोरस है इसकी जरूरत और अहमियत सिर्फ इतनी नहीं कि वो ड्रामा की साख के साथ ताल्लुक रखता है, बट आल्सो द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द स्पेक्टेटर, बल्कि ड्रामा या ट्रेजेडी के स्ट्रक्चर का हिस्सा होने के अलावा ये जो कोरस है ये ड्रामा को स्टेज पर होते हुए देखते हुए उनके जो नफ्सियाती ज़रूरियात हैं या उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसके मुताबिक ड्रामा के इम्पैक्ट को मजबूत और एनहांस करने के लिए भी कोरस का बड़ा अहम रोल है। द ओड्स क्रिएट एन इमोशनल बैकग्राउंड टू द एक्शन, यानी एंट्रेंस सॉन्ग्स जो है, जो कोर्स है सॉरी, जो जिसको यानी कोरस जो है वो सिंग करता है, वो जो ड्रामा के पस मंजर में एक जज्बाती कैफियत पैदा करने की जरूरत है, ये ओड्स उस चीज को पूरा करते हैं। दे पॉइंट टू द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, ये जो कोरस के ओड्स हैं, इनके गाए हुए सॉन्ग्स हैं, ये पॉइंट टू द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, ड्रामा के अंदर जो मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं, हकाइक हैं, उनकी अहमियत को उजागर करने में मदद देते हैं। एंड आल्सो रिफ्लेक्ट द आउटलुक ऑफ द सोसाइटी, और जो जिस सोसाइटी के अंदर वो ड्रामा परफॉर्म किया जा रहा है उस सोसाइटी का नुक्ता नज़र क्या है, उस चीज़ को भी, उस नुक्ता नज़र सोसाइटी के नुक्ता नज़र को भी वाजे करता है जो कोरस की तरफ से गाए गए जो कोड्स है। सो इट्स फंक्शन देयरफॉर इज नॉट ओनली टू मार्क ऑफ सीन्स, लिहाजा इसका जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा के सीन्स को वाजे करना नहीं है और इस ड्रामा के वाकयात को वाजे करना नहीं, बट आल्सो टू कंट्रोल द इमोशनल रिएक्शन ऑफ द स्पेक्टेटर्स टू द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ऑन द स्टेज, बल्कि स्टेज के ऊपर ड्रामा के मुख्तलिफ जो वाकयात रूनुमा हो रहे होते हैं उन वाकयात की तरफ देखने वालों का जो जज्बाती रिएक्शन है, रद्द-ए-अमल है, उस पर भी कोरस का बड़ा गहरा असर होता है। और तमाशाइयों का ड्रामा के वाकयात की तरफ जो इमोशनल रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने में भी बड़ा अहम किरदार है कोरस का। राइट, तो ये है जनाब कंक्लूजन आपका, यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें और ये इंशाल्लाह आपका कोरस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग द टॉपिक वेल। तो इसको गौर से सुने, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया चीज़ों को इसको गौर से सुने, और मैं आई वांट टू रिपीट द सेम थिंग as I told you even in my last lecture in classroom कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये जो लेक्चर्स हैं आपके, इनको लेने के बाद बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। जब राइटिंग प्रैक्टिस आप करेंगे तो यानी इसको लिख के जब देखेंगे ओरली, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे। तो राइट स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट।